हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। तो देखिए फ्रंट पेज है द हिंदू का। सबसे पहले एक न्यूज़ है 9 किल्ड एज पाकिस्तान लॉन्चेस रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक्स इन ईरान। तो जैसे कि आपको पता है, हम परसों से ही इसको कवर कर रहे हैं कि ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे जो ईरान के साइड से मिलता है वहाँ पे अटैक किया था। वहाँ पे कुछ मिलिटेंट्स थे जो ईरान के अगेंस्ट में प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। वो ग्रुप का नाम भी मैंने बताया था, अभी दिमाग से निकल रहा है। तो अब उसको रिटेलिएट किया है पाकिस्तान ने। तो ये यहाँ पे ये वाली न्यूज़ है। अब देखो, ईरान पाकिस्तान की कहीं को लड़ाई हो जाए ना, तो ईरान का पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान इज़ वेरी पावरफुल कंट्री। हम लोग ईरान को कैसे मान के चलते हैं कि यार बहुत तेल है इनके यहाँ पे, ये बहुत क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजिकली भी दे आर वेरी प्रोन। ईरान के ड्रोन्स जो है ना पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। आपने एक शाहिद ड्रोन का नाम सुना होगा, वो ईरान के द्वारा ही बनाया गया है, जो कि रशिया ने काजी ड्रोन के नाम से लिया है। ठीक है, यहाँ पे नेवी हेल्प्स ड्रोन हिट वेसल इन गल्फ ऑफ एडन। तो पहले तो गल्फ ऑफ एडन क्या, ये देख लो। देखो, मैंने आपको रेड सी के बारे में बहुत बार बताया, तो दिस इज रेड सी एंड दिस इज गल्फ ऑफ एडन। अब आपको पता है कि हाउथी रेबल्स जो है ना, वो यमन के काफ़ी सारे ठिकानों पे बैठ के इन जगहों पे अटैक कर रहे हैं। अब क्यों अटैक करते हैं वो कभी हम डिटेल में अलग समझेंगे। बस ये समझ लो कि जो रेड सी है और गल्फ ऑफ एडन है, दिस इज वन वर्ल्ड का, मतलब जितना भी शिप के थ्रू ट्रेड होता है ना, वो मोस्ट ऑफ द थिंग्स यहीं से निकलती है। और ये जो पतली सी जगह देख रहे हो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच में, यहीं से सारा ट्रेड का शिप्स निकलती है। तो यमन जो है ना, यहाँ पे जो हाउथी रेबल्स थे वो इन पर अटैक कर रहे थे। तो अब यूएस के द्वारा कोलिशन तैयार हुई है जो इनको जवाब दे रहे हैं। तो इस चक्कर में अभी इस एरिया में बहुत टेंशन चल रही है। तो वही ये न्यूज़ है। तो गल्फ ऑफ एडन क्या है समझ में आ गया ना। यमन ये रहा, जहाँ पे सारी हाउथी रेबल्स जो हैं भरे बैठे हुए हैं, और हाउथी रेबल्स को बैक कौन करता है? ईरान करता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फ्रंट पेज पे आज इतनी ही काम की न्यूज़ है। यहाँ पे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। 12 स्कूल स्टूडेंट्स 2 टीचर किल्ड इन गुजरात बोर्ड कैप्सिस। तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है। इसके बाद केजरीवाल ने 4th ED का समन स्किप कर दिया है। अगेन दिस इज़ नॉट फॉर आवर एग्जाम। 5% die as fire breaks out in low-rise apartment. No important for exam. Then this is advertisement. राजस्थान गवर्नमेंट डिसाइड टू रिव्यू डिसीजन ऑफ प्रीवियस कांग्रेस रेजिमा। देखो क्या होता है, हर बार अलग अलग सरकारें आती हैं, अलग अलग स्कीम चलाती हैं। तो जब नई सरकार आती है तो वो पुरानी वाली सरकार की स्कीम को ख़त्म करने की कोशिश करती है, रिव्यू करती है। क्यों? क्योंकि देखो, कोई स्कीम है अगर वो पुरानी सरकार ने चलाई है तो वो नाम तो पुरानी सरकार का आएगा ना कि यार फला सरकार ने ये स्कीम चलाई थी, वो कितनी अच्छी। चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट हो, तो हर गवर्नमेंट चाहती है कि भाई हमारे नाम से कोई स्कीम हो जो आगे बढ़े। तो वो वाली ये न्यूज़ है। फिर देखिए यहाँ पे अगर हम साउथ ये सब पेज हटा के एडिटोरियल वाले पेज पे आते हैं, तो ये आप लोग रीड कर लीजिएगा। कोई नया टॉपिक नहीं है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, लेकिन रीडिंग कर सकते हो आप। ठीक है, इंडिया यूके डिफेंस टाइज और ये सारी चीज़ें। एक अभी आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर, वो 26 जनवरी के जो हमारे टैबलूज रहेंगे, जो चीफ गेस्ट आ रहे हैं, और इन सब चीज़ों के ऊपर। ठीक, देन हाउ सैटेलाइट ट्रैक्स द वेदर। दिस इज अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्लीज बाय बिल्किस बानो केस कन्विक्ट्स फॉर मोर टाइम टू सरेंडर। आपको पता है क्या हुआ है? बिल्किस बानो केस याद होगा। हुआ क्या है यहाँ पे, इनको गुजरात की गवर्नमेंट ने रिहाई दे दी थी। तब उसके बाद ये चीज़ आई कि यार ये सुप्रीम कोर्ट में मामला था कि जो इसके दोषी थे इनको कैसे रिहाई मिल सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इस चीज़ पे तो ज़्यादा बात नहीं करी कि रिहाई क्यों मिली, क्यों मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट ने बात ज़रूर बोली कि भाई इस पर राइट जो है महाराष्ट्र कोर्ट का, महाराष्ट्र सरकार का है, ना कि गुजरात सरकार का। और इसलिए यहाँ पे ये चीज़ सही नहीं है, और इन लोगों को समय दे दिया गया जो इसके दोषी थे। 7 दिन का था आई थिंक, कि आप सरेंडर करिए कोर्ट में अपने आप को, जिससे कि वापस जेल भेजा जा सके। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक प्ली है, जो इनके कैद जो कन्विक्ट्स थे उनको सरेंडर करने के लिए अपना टाइम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो वो ये वाली न्यूज़ है। आपको पता होगा कि जब बिल्किस बानो का ये मामला हुआ था गुजरात रिवॉर्ड्स के दौरान, उस समय गुजरात की कोर्ट पे ट्रस्ट नहीं था बिल्किस बानो को, तो उन्होंने अपना केस ट्रांसफ़र करा के महाराष्ट्र करा लिया था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सारा जुडिक्शन अब महाराष्ट्र का है, ना कि गुजरात का। ऑल्दो गवर्नमेंट महाराष्ट्र में भी बीजेपी की है, बट लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे अब इनके साथ आगे। पैलेस्टीन डाई इन हॉस्पिटल्स एज द वुंडेड वुमेन डॉक्टर्स, यूएन मिलिट्री टू स्टेप डाउन फ्रॉम द बोर्ड आफ्टर डिकेड। ठीक है, ये सब शॉर्ट न्यूज़ है, देख सकते हो। यूएस हिट्स येमेन आफ्टर हाउथीज रीडिजाइंड अ टेररिस्ट। एयर स्ट्राइक ऑन साउदर्न सीरिया लाइकली बाय जॉर्डन किल्स 9। इजराइल एयर स्ट्राइक्स ऑन होम इन साउदर्न गाजा किल्स 16। तो पैलेस्टीन इसराइल इशू हमने कर रखा है। ये वाला रेड सी वाला मैंने आपको समझाई दिया है, हो क्या रहा है, हाउथीज कौन है, ये वाली चीज़। ठीक है, रशिया रिजेक्ट्स यूएस बिड फॉर आर्म्स कंट्रोल टॉक्स। चाइना फिलीपींस एग्री टू ईज टेंशन।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने आज के सेशन में देखा। अब एक आर्टिकल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मणिपुर में जो क्राइसिस थी ना वो क्या थी। देखो लास्ट ईयर के बच्चों को पता होगा, लेकिन अब आप लोगों को पता होना चाहिए जो इस साल की तैयारी कर रहे हैं, मणिपुर क्राइसिस क्या है, एंड दिस शुड बी इन योर नोट्स। तो इसको नोट्स में भी डाल देना, ठीक है। तो चलिए पे डिटेल में शुरू करते हैं। देखो मणिपुर क्राइसिस ना, इसमें कुछ नए पॉइंट्स भी ऐड हैं। अगर आप लोगों ने यूट्यूब से ये किया था तो उसमें कुछ पॉइंट्स कम थे जो मैंने अभी इसमें ऐड किए हैं, और अगर क्वेश्चन बनेगा तो इन नए पॉइंट से भी बन सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे क्लैट की मैं बात करूं चाहे मैं एनएलसेट की बात करूं। ध्यान लगा के सुन लेना, इसको एज इट इज कॉपी में डाल देना। मणिपुर क्राइसिस से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा किसी भी एग्जाम में ना, आप गलत नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। अगर ऐसा हो जाए तो बता देना, फिर बोलोगे सर क्या आपकी फीस रिफंड कर देंगे, ठीक। अब ये नहीं खुद से क्वेश्चन बना के आ जाओगे सर मणिपुर का पहले नाम क्या था है, कुछ भी मतलब बकवास टाइप का है ना। चलो थोड़ा इसको समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले मुझे ये बताओ कि क्या मणिपुर जब हमारा देश आजाद हुआ था उसी समय से भारत का पार्ट था कि नहीं था? किसी को माइक ऑन करके बताना है इसका जवाब। बहुत देर हो गई मैं ही बोल रहा हूं, थोड़ा सा कोई और बोले। मणिपुर जो है भारत का पार्ट आजादी के बाद से था या पहले से ही जब भारत आजाद हुआ तो उसका एक अभिन्न पार्ट की तरह था? जल्दी से कोई भी अपना हैंड रेस करे। भाई रेस्ट दे दो मुझे भी 1 मिनट का। अरे नो तो लिख दिया है, नो क्या? ठीक है नंदिनी, चलो मान लिया प्रिंसली स्टेट था। तो भारत में कब ऐड हुआ? भारत में कब ऐड हुआ? इट लेटर साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। वेरी गुड समीप्ता, ठीक है। तो समीप्ता ने भी बोल दिया कि वल्लभ भाई पटेल साहब के समय। तो अब थोड़ा सा आइडिया लगाओ। बिल्कुल टिशा ने सबसे पहले बोला, एंड वेरी गुड टिशा, इट्स 1949। चलिए थोड़ा सा ना पहले मणिपुर का हम एक थोड़ा सा पहले मैप देखते हैं। कुछ मत देखो अभी, सिर्फ मैप देखो। ये है अपना क्या, ये पूरा प्यारा भारत है और ये अपना पूरे नॉर्दर्न स्टेट्स हैं। दिस इज क्या आपका मणिपुर। एक चीज यहां पे देखने वाली बात है कि इट्स नियर टू, कहां बताओ? मणिपुर हो गया म्यांमार, ठीक है। म्यांमार को बर्मा भी कहते हैं। आपने वो गाना सुना है मेरे पिया गए रंगून? तो वो रंगून जो है ना वो पहले बर्मा था, वो बर्मा जो है अब वो आपका म्यांमार है। तो नागालैंड हो गया, इधर इधर मेघालय हो गया, इधर आसाम हो गया, इधर त्रिपुरा हो गया। मैं आपको हर बार बोलता हूं, मैं फिर बोलूंगा, जब भी किसी स्टेट के बारे में कुछ भी पढ़ो या कोई भी करंट अफेयर हो, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ध्यान रखो। सभी लोग अब 5 सेकंड का पॉज लो, और आप अभी जहां भी जिस भी स्टेट में बैठे हो उसके आसपास के 3 स्टेट सोच के देखो। मैं 100% कह रहा हूं कि आप में से 60% नहीं बता पाएंगे, 3 स्टेट नहीं बता पाओगे आसपास के जो बॉर्डर टच करते हैं। जिस भी स्टेट में बैठे हो सोच के देखो। जैसे मैं यूपी में हूं, तो अब मैं यहां से कैसे इसको क्योंकि क्यों नहीं कर पाएंगे मैं इसका भी रीजन देता हूं, क्योंकि दिमाग में मैप ही नहीं है। हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था बचपन में, वो अलग बात है, बट हमारे दिमाग में मैप नहीं है। ये बहुत गलत है। आपको मैप अगर क्लियर हो गया ना, पहले इंडिया का करो, फिर जब धीरे धीरे कॉलेज में जाओगे, बड़े होगे और आगे पढ़ोगे तो वर्ल्ड मैप भी करने की कोशिश करना। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, कहीं भी ट्रेवल करो। मैं भी केरल गया था, तो मैं केरल में भी मुन्नार गया था, तो मुझे लोकेशन नहीं पता थी एग्जैक्ट कि केरल में मुन्नार किस साइड में। तो मैंने सबसे पहले कहीं भी जाता हूँ सबसे पहले देखता हूँ मैप में कहाँ है। इससे क्या होता है कि वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। गुजरात जा रहे हो तो पता होना चाहिए कि हाँ भारत के नक्शे में यहाँ है, उसके नीचे क्या है, उसके ऊपर क्या है। एरोप्लेन के फ्लाइट टिकट्स भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरे साथ एक फ्रेंड थे, तो वो केरल से पुणे गए, उनकी फ्लाइट का टिकट सस्ता था, मेरा केरल से लखनऊ का महंगा था। क्यों था? तुरंत दिमाग में आया कि पुणे नीचे है, लखनऊ ऊपर है। तो ये आपको ना ये सब आईक्यू लेवल बढ़ाएगा। ये चीजें देखो कोई बताएगा नहीं, हर चीज पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से नहीं होती है। सिर्फ हमारा काम आपको पढ़ाना लिखाना नंबर दिलाना ही नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि आप सब मेरे स्टूडेंट्स हो और जिंदगी भर रहोगे। ये फीस वीस तो होती रहती है, दे दी आपने, खत्म हो गई बात। आगे भी आप कुछ भी करोगे, आप में से जैसे हर साल ऐसे बच्चे होते हैं कि कुछ बच्चे नहीं टच में रहते हैं, वो नहीं रहना चाहते, मत रहो। लेकिन जो रहना चाहता है जिंदगी भर रहे। और आप लोगों का मेरा एक पर्सपेक्टिव है कि आपको ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। तो ये सब चीजें ना आपका आईक्यू लेवल बढ़ाएंगी फ्यूचर में। और कहीं क्या पता जुडिशरी यूपीएससी का मन ठान लो तो वहां ये काम भी आएगा, ठीक है। चलिए बहुत बकवास हो गई। हाँ पूरी कश्मीर कम्स विद दीज टू।
HP। अहमद तुम्हारा इजी है भाई, ऊपर है ना, ऊपर कुछ है ही नहीं, नीचे बताना है। चलो अहमद ये बताओ, जम्मू कश्मीर जो है सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर किस कंट्री के साथ करता है? दुआ एंड अहमद जवाब दें। सर आई लिव इन चंडीगढ़ सो इट इज बॉर्डर्स विद पंजाब एंड हरियाणा। देखो आप लोगों का इजी है समिप्ता, आप क्योंकि पाकिस्तान है इधर तो चल रहा है। सर दिल्ली के पास 2 ही स्टेट हैं। गलत है यार आर्यन, 2 कैसे हैं? 2 कैसे हैं? प्रेम सर आई हैव रिमेंबर इंडिया मैप। ठीक है ठीक है, चलिए अहमद कुछ पूछा मैंने जवाब नहीं दिया भाई। चलो देखो जम्मू कश्मीर वालों का एक्चुअल में इजी है भाई, उधर कुछ है ही नहीं, ऊपर नीचे नीचे भाई आपको बताना है। अब जैसे जो सेंटर में हो जाता है ना वहां दिक्कत हो जाती है। चलिए बात करते हैं, पहले ना इस मैप को आपने अच्छे से देख लिया, मैं इसके बाद इस मैप को नहीं खोलूंगा। मणिपुर की लोकेशन देख लो, और म्यांमार इधर है। मैं म्यांमार क्यों बोल रहा हूं इधर है, क्योंकि उसका कुछ रिलेवेंस आएगा फ्यूचर में, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दुआ ने बोला है पाकिस्तान चाइना दोनों बोल दिया। अहमद इज सेइंग चाइना, पाक चाइना, वाह वेरी गुड। ऐसे ही आंसर करके आओगे। पाकिस्तान एंड चाइना के साथ इक्वल शेयर करता है जम्मू कश्मीर, ऐसा कैसे? चलो ये बताओ, आप सबके लिए क्वेश्चन है, इंडिया सबसे ज्यादा बॉर्डर किस कंट्री के साथ शेयर करता है? इंडिया के साथ कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करती है भाई? ऐसे क्वेश्चंस में मेरा दिल मत दुखाया करो। एक मैंने आपसे पहले पूछ रखा है, आई थिंक ये सभी बता देंगे कि नेशनल गेम कौन सा है इंडिया का। ये गलत मत कर देना, ये तो बता दिया है मैंने। तो प्रेम इज सेइंग बांग्लादेश, राहुल इज सेइंग बांग्लादेश। बांग्लादेश देखो आप जो भी दोनों आप मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे एनएलसेट के हैं, क्लैट के हैं, करंट अफेयर का पेपर आप दोनों का ही सेम रहता है, दोनों ही एनएलयूज के लिए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस ना ये आप याद करके नहीं जाते हो एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो फिर उसमें क्या होता है, उसमें फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड जो हमने आज से अब तक का जीवन देखा है अपना, या बचपन में कुछ पढ़ा है ना, वो करके आंसर लगाना पड़ेगा। एवरीथिंग जो आप पढ़ रहे हो ना वही नहीं आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आएंगे। ओ भाई अभी भी सब हॉकी कह रहे हैं। अच्छा ये नए बच्चे हैं ये लोग, सक्षम तुम तो थे पहले यार। भाई इंडिया का कोई नेशनल गेम नहीं है, वीडियो बंद करके गूगल सर्च करो, ऊपर की 5-6 लाइन स्किप करके नीचे पढ़ना। ऊपर की 5-6 लाइन में तो विकिपीडिया मतलब वो एल्गोरिथम चलती है, उसके नीचे जो लिंक्स हैं या न्यूज़पेपर की लिंक्स है ना वो पढ़ना। ठीक है, इंडिया डू नॉट हैव एनी नेशनल गेम भाई, सब भाई गधे हो। और एनएलसेट वाले तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं कि भाई हमें बच ही जाए। चलो आ जाते हैं वापस क्लास की तरफ। सर आई थॉट आप बाउंड्रीज पूछ रहे हैं, बस वो ओवियो पाकिस्तान। ठीक है चलो लोकेशन देख लिया। ठीक है अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा पहले ना मणिपुर के बारे में देखते हैं। मणिपुर में अभी क्या चल रहा है, पूरा ध्यान इसकी तरफ लगा देना। द वैली, ओ भाई The valley, which comprises about 10% of Manipur's landmass, is dominated by, मैं पढ़ रहा हूं अभी टेंशन मत लेना, मैं बताऊंगा आपको, नॉन ट्राइबल मेटी कम्युनिटी, and more than 64% of the population of the state yields 40 of the state 60 MLAs। ये अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, बस रीड कर लो ठीक है मेरे साथ। Hills comprising 90% of geographical area are inhabited, more than 35% recognized tribes बट 20 MLAs। चलो अब इस पे आ जाते हैं, यहां से आपको ना सारी पिक्चर में क्लियर कर देता हूं। देखो मणिपुर के साथ दिक्कत क्या है ना, मणिपुर में 2 ही टाइप के रीजन्स हैं, एक है हिल, मुझे यार इसको लिखने की ना क्लास लेनी पड़ेगी, हिल, और दूसरा है वैली। ठीक है अब ध्यान से सुनना, वहां पे ना एक कम्युनिटी है जिसको हम अब रिफर करेंगे मैटी कम्युनिटी की तरह। क्या रिफर करेंगे? मैटी। और दूसरी कम्युनिटी है जिसको हम ट्राइबल बोलेंगे, जिसमें कुकीज एंड बहुत सारे हैं। ठीक है मेटी एंड दूसरी ट्राइबल कम्युनिटी। तो वैली जो एरिया है वो वहां पे 10% है। जैसे अगर किसी जगह पे 100% पूरा एरिया है, आप इसको इस मैप से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मणिपुर का एरिया 100 किलोमीटर है, हाइपोथेटिकली बता रहा हूं, मणिपुर का एरिया 100 किलोमीटर है, तो 90 किलोमीटर जो है ना,
90 किलोमीटर हिल्स है और 10 किलोमीटर वैली है। ठीक है, अब वापस से पीछे चलते हैं। ठीक, जो अब अगर पॉपुलेशन देखें, ये तो मैंने आपको क्या बताया एरिया वाइज। अब पॉपुलेशन देखते हैं। मान लो 100 लोग रहते हैं मणिपुर में। कितने रहते हैं? 100 लोग। 100 में से 65% लोग, सॉरी 100% की बात नहीं कर रहे हम, सिर्फ 100% से समझ रहे हैं कि मणिपुर की पॉपुलेशन ही 100 है। 100 में से 65 लोग इस 10 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं और 35 लोग इस 90 किलोमीटर के एरिया से रहते हैं। यही हुआ ना? हाँ यही हुआ। ठीक है, 100 ये वाली चीज क्लियर हुई। अब समझो, इस पूरे मणिपुर के 100 लोगों की लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 सीट्स हैं। कितनी है? 60। 60 में से 40 जो है ना, वो आपके जो 10 किलोमीटर में जो 65 लोग रह रहे हैं ये ओन करते हैं, मतलब इनकी है। और बची हुई 20 सीट जो 35 लोग रह रहे हैं आपके बचे हुए 90 किलोमीटर में, इनकी है। पहले बताओ, इसमें किसी को डाउट है? जल्दी से, कंफ्यूजन हो सकता है, मैं रिपीट करूंगा, जल्दी बताओ। इसमें है किसी को डाउट? नहीं है? जल्दी बताओ। ये समझ में आया? डाउट नहीं है, डाउट नहीं है, डाउट नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। एक बार रिपीट, चलिए एक बार और रिपीट कर देता हूं। वहां पे 10% 10% जनता जो है वो आपकी, यहां से मैं भी कंफ्यूज हो गया हूं यार, यहां पे आ जाते हैं। ठीक है, 10 किलोमीटर एरिया में 65 लोग रह रहे हैं और इनकी एमएलए की सीट 40 है। 90 किलोमीटर एरिया में 35 लोग रह रहे हैं और इनकी एमएलए की सीट है 20। ये बेसिकली मैंने आपको समझाया है। इससे आपको समझ में क्या आया कि मैटी कम्युनिटी पॉपुलेशन वाइज ज्यादा है, पर उनकी एमएलए की सीट्स भी ज्यादा है, पर उनके पास एरिया कम है रहने के लिए। दूसरी चीज हमें समझ में आई कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो जनसंख्या में कम है, लेकिन उनके पास रहने के लिए एरिया ज्यादा है। ठीक है, जो हिल एरिया है ना, वहां पे मैटी कम्युनिटी जो है वो प्रॉपर्टीज नहीं खरीद सकते हैं, दे कैन नॉट लिव देयर, और वहां पे जो है आपका अधिकार जो है वो ट्राइबल कम्युनिटीज का है। ठीक है, अभी इतनी सारी चीजें समझ में आई सहज एंड एवरीवन? ठीक है, अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैटी कम्युनिटी जो है ना, ये मोस्टली वहां पे आपके हिंदू हैं और थोड़े बहुत मुस्लिम लोग इसमें हैं। जो आपके ट्राइबल कम्युनिटी है, यहां पे मेरे पास होगा ये, ठीक है, ये बहुत डायनेमिक समझोगे तभी आप समझ पाओगे हो क्या रहा है वहां पे। मेजॉरिटी ऑफ द, अबे भाई इसकी कल मैं क्लास लेता हूं यार, मुझे सही में दिक्कत हो रही है। मेजॉरिटी ऑफ द मेटीज जो हैं वो हिंदूज हैं और कुछ मुस्लिम्स हैं। बस बाकी जो रिकॉग्नाइज ट्राइब्स है, जैसे मैं आपको मैटीज बोल रहा हूं प्लस दूसरी ट्राइब्स शब्द क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ट्राइब्स में बहुत छोटे छोटे अलग अलग कम्युनिटीज हैं, जैसे कि आपकी नागा ग्रुप हो गया, कुक्की ट्राइब हो गई, और ये लोग मोस्टली क्या है? क्रिश्चियंस हैं। समझ में क्या आया आपको कि मैटी कम्युनिटी में ज्यादा हिंदू फिर मुस्लिम, बाकी जो आपकी दूसरी ट्राइब्स हैं दे आर मोस्टली क्या? क्रिश्चियंस। ठीक है, ये बेसिक चीज समझ में आई। डिमांड ये आ रही थी कि भाई जो मैटी कम्युनिटी है ना, इनको भी एसटी कैटेगरी में दे दिया जाए, डाल दिया जाए। किसके तरफ से डिमांड आई होगी? बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैटी कम्युनिटी वाले ये आवाज उठा रहे थे कि हमें एसटी कैटेगरी में डाला जाए। दूसरा कि हमें हिल एरियाज में भी प्रॉपर्टी खरीदनी जाए, दी जाए। क्यों बोल रहे थे ऐसा? कि भाई हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारे पास एक बहुत कंजेस्टेड एरिया है, जो 90% एरिया है वहां भी हमें रहने दो ना, वहां तो जगह खाली है। तो मैटी कम्युनिटी की ये डिमांड आ रही थी। अब ये पूरी आग अभी अचानक से क्यों लगी? आज की बात नहीं, बहुत पहले से चल रहा है। रिसेंटली ना मणिपुर हाई कोर्ट ने वहां की स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि भाई इसके ऊपर कुछ करो। ये नहीं कहा कि इसको लागू करो, ये बोला कि इसको इतने दिन से पेंडिंग है, इसके बारे में विचार करिए, जल्द से जल्द इसको इंप्लीमेंट करिए। ठीक है, कि मैटी कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी में डाला जाए। ऑफ कोर्स रिजर्वेशन एंड बहुत सारी फायदे जो हैं वो इसके बाद उनको मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए। और मैटी कम्युनिटी के अगेंस्ट में जो कुकी कम्युनिटी है, उनका ये कहना है कि भाई मैटी कम्युनिटी वहां पर डेवलप्ड ज्यादा है, तो हम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब मैटी कम्युनिटी को उसमें डाल दोगे तो फिर ट्राइबल कम्युनिटी तो और सप्रेस रह जाएगी। तो वो उनका पहला चीज है।
दूसरा, ट्राइबल कम्युनिटी का ये कहना है कि यार तुम सारी तो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स लेके बैठे हो, हमें भी दो ना, हमें भी इक्वालिटी दो ना। तो ये डिमांड आपकी ट्राइबल कम्युनिटी की आ रही थी। मणिपुर के अंदर ना देखा जाए तो ऐसे कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 16। ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 16। पर वहां पे ना 16 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम से मणिपुर नहीं जाना जाता, ये हिल एंड वैली एरिया से जाना जाता है, और वैसे इन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स लोकल लोगों ने आपस में डिवाइड कर रखे हैं। कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है? मैंने आपको बताया कि मैटी कम्युनिटी जो है वो अपने डिमांड्स रख रही है, ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो अपने डिमांड्स रख रही है। मैटी कम्युनिटी के डिमांड्स मैंने आपको बता दिए हैं, ट्राइबल कम्युनिटी इनके अगेंस्ट में क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद मैटी कम्युनिटी का ये भी कहना है कि भैया हमारी जनसंख्या कम हो रही है, इसका रीजन ये कि हमारे पास लैंड वैंड कम है, तो लोग जो हैं फिर वो उस तरीके से अपनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ा रहे हैं, तो हमारी लैंड बढ़ा दी जाए, तो वो वाली चीज है। देखो मैटी कम्युनिटी का सबसे बड़ा जो उसके फेवर में चीजें थी ना, वो यही थी कि 1949 से पहले मणिपुर वॉज ए प्रिंसली स्टेट, इंडिया में इसको मिला दिया गया। तो जब मणिपुर को इंडिया में मिलाया गया ना, उससे पहले जो मैटी कम्युनिटी थी देवर इन एसटी कैटेगरी ओनली, बट जब इनको इंडिया में मिलाया तो हमारी देश की सरकारों ने इनको एसटी कैटेगरी से हटा दिया। तो मैटी कम्युनिटी का सबसे पहली जो बैकिंग एंड सबसे पहला जो फेवर में इनकी चीज रहती है वो यही रहती है कि भाई ऐसा होना चाहिए, ठीक है। 19th स्टेट बना था 1972 में। यार देखो ना, इसकी हिस्ट्री है, आई थिंक ये कि मणिपुर के नाम से नहीं आया था ये, इसको 1972 में एग्जैक्ट किया था। जिसको पता हो थोड़ा बता देना, मेरे दिमाग से अभी स्लिप हो रहा है, बट इट वाज इन 1972 कि अच्छा ठीक है, सॉरी, पहले ये यूटी था, इसको बाद में 19th स्टेट ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो ये ध्यान रखना, मणिपुर के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए, मणिपुर वॉज अर्लियर इन यूटी, यूनियन टेरिटरी था, पर इसको स्टेट का दर्जा दिया गया कब? आपका 1972 के अंदर, ठीक है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। एक यहाँ पे इनर लाइन परमिट का नाम यूज किया, भी मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। मैटी पीपल की जो लैंग्वेज है वो 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, मणिपुरी लैंग्वेज बोलते हैं। कुकीज एंड नागाज पॉइंट आउट दैट द ट्राइबल्स एरियाज 90% ऑफ द स्टेट ज्योग्राफिकल एरिया, पर मैंने आपको बताया कि भाई सारा डेवलपमेंट जो है वो मैटी कम्युनिटी का हो रहा है, और उन्हीं के ज्यादा एमएलएज रहते हैं, तो वो लोग अपनी साइड में पूरा डेवलपमेंट करते हैं। अब 100 बात की एक बात ये आएगा, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्या तरीका है किसी भी कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी में डालने का? सिर्फ मणिपुर में नहीं, पूरे इंडिया में किस तरीके से किसी कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी में डाला जा सकता है? तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन इन द एसटी लिस्ट कैसे किया जाता है, एक एक स्टेप दिखेंगे, आप भी इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, एमसीक्यू में कुछ फंसेगा तो देख लेना। स्टेट गवर्नमेंट, ओ भाई अब आई थिंक सही होगा, स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट रिकमेंडेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ द ट्राइब्स इन द लिस्ट ऑफ एसटी, ठीक है। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएशंस लेती है, फिर उनके रिकमेंडेशन के बाद ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री रिव्यू करती है, एंड देन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को भेजा जाता है, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में रहता है। जब यहां से अप्रूवल आ जाती है तब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पास मैटर जाता है। देखो, नोट्स मेकिंग इज एन आर्ट, मैं क्यों बोलता हूं समझ लो। आपको ना ये पॉइंट्स ऐसे नहीं लिखने हैं, आप ऐसे लिख सकते हो स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके बाद जो भी यहाँ पे नाम लिखो ट्राइबल अफेयर्स, फिर जो भी नाम है, फिर ये आपका ना एक लाइन में ही पूरा नोट्स बन जाएगा। तो इसीलिए नोट मेकिंग इज एन आर्ट। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप एरो का यूज कर सकते हो, आप डायग्राम का यूज कर सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी आप ऐसा का ऐसा लिखो। तो जो भी देखना, आप जो टॉप करते हैं ना क्लैट में, जो अच्छे नंबर से पास होते हैं, उनके करंट अफेयर के नोट्स आप देखना बहुत कम होते हैं। एनएल सेट में भी जो जैसे वर्णा निकली थी तो बहुत ही कम थे, क्यों? क्योंकि ज्यादा नोट्स आप पढ़ ही नहीं पाओगे, आपको यही स्मार्ट तरीके हैं नोट्स बनाने के भी, तो वो धीरे धीरे डेवलप करो अपने अंदर की, कैसे आप कॉम्पाइज कर सकते हो चीजों को, कितना कम से कम कर सकते हो। तो अप्रूवल के बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पास बात जाती है, फिर कैबिनेट पे मैटर चला जाता है फॉर फाइनल डिसीजन, फिर जो है कैबिनेट फाइनल डिसीजन लेती है। उसके बाद कैबिनेट जब फाइनलाइज कर लेती है तो बिल को पार्लियामेंट में लाया जाता है, अमेंडमेंट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 के थ्रू, एंड कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950, ठीक है। Once the cabinet finalize it, then it introduce a bill in the parliament to amend the constitution schedule caste order 1950 and the constitution schedule tribes order 1950. After the amendment bill is passed by the both the Lok Sabha and Rajya Sabha,
द प्रेसिडेंट्स ऑफिस टेक्स द फाइनल डिसीजंस अंडर द आर्टिकल 341। ये दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ध्यान रखना ये किसमें प्रेसिडेंट यहाँ पे अप्रूव करेगा। ये देखो एसटी कैटेगरी के अंदर इंक्लूजन की जो प्रोसेस है ना, ये मणिपुर की वजह से बहुत न्यूज में है और आपको ये पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसको आराम से सेशन के बाद जब भी आप देख के करना चाहो या अभी बनाना चाहो बना लो। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे क्या करते हो नोट्स मेकिंग का काम, बट इसको करना, ठीक है। इसके बाद एक टर्म यहाँ पे यूज हुई थी इनर लाइन परमिट सिस्टम, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इनर लाइन परमिट सिस्टम एक अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट अभी यहाँ पे चर्चा पे आया है तो मैं आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थे ना, ये बहुत ही ज्यादा रिच हैं मिनरल्स एंड और सारी चीजों को लेके। तो जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो जब भारत में आए तब उनको ये चीज समझ में आ गई कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि भैया वो यहाँ पे चाय की खेती एंड सारी चीजें करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने एक कानून बनाया कि भाई भारत का कोई नागरिक, आप आज की डेट में दिल्ली से केरल जाना चाहो, दिल्ली से यूपी आना चाहो, कोई आपको डॉक्यूमेंट चाहिए? नहीं चाहिए। बट अगर आप दिल्ली से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाना चाहो ना, आपको इनर लाइन परमिट चाहिए रहेगा। बिल्कुल सही सुन रहे हो, ये ब्रिटिशर्स लेके आए थे कि भाई जिससे वो उस साइड की प्रॉपर्टीज को बचा सके। आप वहां पे जमीन नहीं खरीद सकते हो, बहुत सारे नियम से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। वो कौन कौन से हैं? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और भी हैं इसमें एक दो यार, 7 हैं आई थिंक, है ना। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और एक दो और हैं, इसमें देख लेना यार अभी, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बवाल होते रहते हैं कि हमें भी डालो, हमें भी डालो, हमें भी करो। मेरे हिसाब से तो ये 4 ही हैं, बट एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। इसमें कोई नया ऐड हुआ ही नहीं हुआ है। मणिपुर भी पहले नहीं था, अभी बाद में डाला गया है। तो ये ब्रिटिशर्स जो लेके आए थे ना, वो लाए थे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के थ्रू, कि भाई भारत के किसी भी नागरिक को इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाना होगा तो उनको इनर लाइन परमिट लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर टाइम जब देश आजाद हुआ तब हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इसको आगे बढ़ा दिया, और बस जो ये पूरा एक्ट था इसमें पहले ब्रिटिश सब्जेक्ट्स लिखा हुआ था, उसको चेंज करके सिटीजन्स ऑफ इंडिया कर दिया गया, ठीक है। और आज की डेट में भी इनर लाइन परमिट चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इस पे देखो इनर लाइन परमिट पे अगर क्वेश्चन आता है ना, तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कोई फॉरेनर भारत में ट्रेवल कर रहा है, क्या उसको भी वहां पे इनर लाइन परमिट लेके जाना पड़ेगा? तो जवाब होगा नहीं, इनर लाइन परमिट सिर्फ इंडियंस पे एप्लीकेबल होता है। फॉरेनर्स के लिए वहां पे जो है वो है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। ये क्या हुआ भाई? क्या ही किया जाए। फॉरेनर्स के लिए वहां पे है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, ठीक है। बट इनर लाइन परमिट पे अगर ऑप्शन आएगा कि इट इज, जैसे क्या आएगा कि इट इज एप्लीकेबल फॉर सिटीजन्स, इट इज एप्लीकेबल फॉर फॉरेनर्स, ये स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। और चौथा पॉइंट है ब्रिटिशर्स इसको लेके आए थे, इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, तो फॉरेनर्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है। बिल्कुल इनर लाइन परमिट आपको स्टेट गवर्नमेंट से लेना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिलती है। दूसरा लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई ये जो है आपका, ये भारतीयों पे एप्लीकेबल होता है, यही तो मैंने बताया था, और तो इसके अलावा कुछ है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं एग्जाम में, कहीं अलग से नहीं आते हैं। इट जस्ट कि आप उस समय जो आपके पास नॉलेज है उसको कैसे एप्लीकेबल कर पाओगे पेपर के ऊपर। जो एक टेक्निक आपने सुनी होगी एलिमिनेशन टेक्निक, वो क्या होती है? दिस इज ऑल प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि कैसे आपके दिमाग में कोई चीज है उसको आप एप्लीकेशन का यूज करके घटा रहे हो। जैसे कि आपको पता ही इनर लाइन परमिट के बारे में नॉलेज, अब कोई पॉइंट वहां पे ऐसा है जो आपने नहीं पढ़ा है, बट बचे हुए 3 पॉइंट्स तो पढ़े हैं ना, तो एक पॉइंट जो बचा हुआ उसको फॉल्स में आया तो हटा दो। ऐसी एलिमिनेशन टेक्निक में आपको जो जो आंसर नहीं लगते हैं उसको हटा दो। और हर में तुक्का नहीं मारना है, एनएलसेट वाले तो मारो क्योंकि आपका तो अनअटेम्प्टेड में भी नेगेटिव है, लेकिन क्लैड वालों के लिए कि आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम ये रियलाइज करो कि आपका गुड अटेम्प्ट क्या है हर सब्जेक्ट के अंदर। जरूरी नहीं है ना कि अगर 25 नंबर की करंट अफेयर सारी 25 कर डालो, नेगेटिव क्यों जाना है? अगर 22, 23, 21, 20 पे करके इफिशिएंसी उतनी आ रही है कि 18, 19, 20 नंबर ले आ रहे हो तो ज्यादा बेटर है ना यार।